हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 9 की पहली हेडिंग उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझें। उप सहसंयोजन यौगिकों के बारे में वर्नर ने क्या बताया था, देखें ध्यान से। सर्वप्रथम स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने उप सहसंयोजन यौगिकों की संरचनाओं के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए थे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये स्विस देश के वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के संबंध में, संरचना के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए थे। ठीक है, उन्होंने अनेक उप सहसंयोजन यौगिक बनाए। ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर ने अनेक उप सहसंयोजन कंपाउंड बनाए तथा उनकी विशेषताएं भी बतलाएं। उनके भौतिक और रासायनिक व्यवहार का सामान्य प्रायोगिक तकनीकों द्वारा अध्ययन किया। ठीक है, जो उस समय नॉर्मल रूप से एक्सपेरिमेंट हो सकते थे, उन एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उन टेक्निक के द्वारा उनके रासायनिक भौतिक व्यवहार का उन्होंने अध्ययन किया। तो आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने उप सहसंयोजन यौगिकों की संरचनाओं के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए। उन्होंने अनेक उप सहसंयोजन यौगिक बनाए तथा उनकी विशेषताएं बताई एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक व्यवहार का सामान्य प्रायोगिक तकनीकों द्वारा अध्ययन किया। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक जो व्यवहार थे उनका सामान्य प्रायोगिक तकनीकों द्वारा उन्होंने अध्ययन किया। इस आधार पर उन्होंने बताया कि वर्नर ने धातु आयन के लिए, ठीक है, वर्नर ने धातु आयन के लिए बताया कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता की धारणा प्रतिपादित की। वर्नर ने धातु आयन के लिए दो संयोजकताओं के बारे में धारणा दी कि धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, दो वैलेंसी होती है धातु आयनों की। ठीक है, उप सहसंयोजन यौगिक में कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें जो मेटल आयन होता है उसकी दो वैलेंसी होगी, एक प्राथमिक संयोजकता होगी और एक द्वितीयक संयोजकता होगी। यह धारणा जो है वर्नर ने अपने सामान्य प्रायोगिक तकनीकों के अध्ययन के आधार पर कहा था। आगे देखें ध्यान से। द्विअंगी यौगिक जैसे CrCl3, CuCl2 या PdCl2, ठीक है, यह सब बाइनरी कंपाउंड है। इसमें क्रोमियम क्लोरीन है, दो ही, ठीक है, दो ही तत्व हैं इसमें। CuCl2 इसमें भी दो ही तत्व हैं, PdCl2 इसमें भी दो ही तत्व हैं। अर्थात यह क्या है, बाइनरी कंपाउंड है, द्विअंगी यौगिक हैं। में धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता, अगर CrCl3 में जो आप धातु आयन है क्रोमियम, इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी, तो 3 होगी। CuCl2 इसमें जो CO है, कोबाल्ट है, इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। और यहाँ पे PdCl2 में लेड आयन की प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्विअंगी यौगिक जैसे कि CrCl3, CuCl2 या फिर PdCl2 में धातु आयन की जो प्राथमिक संयोजकता होगी वह 3, 2 तथा 2 है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिक, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड जो है वह अमोनिया के साथ मिलकर अलग अलग यौगिक बनाता है। ठीक है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिकों में यह पाया गया कि सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, जब इनके विलयन में, किसके विलयन में, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने यौगिकों के विलयन में, सामान्य ताप पर सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड नहीं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के आधिक्य को डाला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन के आधिक्य में डालने पर कुछ जो है क्लोराइड आयन
सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, और कुछ जो है विलयन में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया के साथ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड किसके साथ यौगिक बना रहा है? अमोनिया के साथ। देखें ध्यान से, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड यह है आपका COCl3, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यह अमोनिया के साथ अलग अलग यौगिक बना रहा है, COCl3 COCl3 COCl3। इसमें 6NH3 है, 5NH3 4NH3 4NH3। तो आप देख रहे हैं कि कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड जो है वह अमोनिया के साथ अलग अलग यौगिक बना रहा है। ठीक है, अब इन यौगिकों में आप सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट जो है विलयन आधिक्य में इन यौगिकों में आप डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब इन यौगिकों में सिल्वर नाइट्रेट विलयन जब आधिक्य में आप डालेंगे तो कुछ क्लोराइड आयन जो हैं वह सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, कुछ क्लोराइड आयन जैसे यहाँ देखें COCl3 6NH3 में 3Cl है, तो इसमें तीनों Cl जो है, ठीक है, 3 मोल, ये आप कितना लिए हैं? 1 मोल COCl3 6NH3 लिए हैं। और जब इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट का विलयन आधिक्य में डालते हैं तो AgCl जो है अवक्षेप के रूप में आता है सिल्वर क्लोराइड, तो कितना आया है? 3 मोल AgCl देता है। ठीक है, इसमें आप देखें जब 1 मोल COCl3 5NH3 लेते हैं तो इसमें केवल 2 मोल AgCl देता है। 1 मोल COCl3 4NH3 है तो 1 मोल AgCl देता है, और 1 मोल COCl3 4NH3 है तो 1 मोल AgCl देता है। तो आप देख रहे हैं कि जब कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने अलग अलग यौगिकों में सिल्वर नाइट्रेट विलयन के आधिक्य में डालते हैं, ठीक है, जब कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिकों में सामान्य ताप पर इस विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन आधिक्य में डालते हैं तो कुछ AgCl जो हैं, कुछ सिल्वर क्लोराइड जो हैं वह आयन के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं और कुछ विलयन में ही रह जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 मोल AgCl अवक्षेपित हुए हैं, इसमें आप देख रहे हैं 2 मोल AgCl अवक्षेपित हो गए हैं, इसमें 1 मोल AgCl और इसमें भी 1 मोल AgCl अवक्षेपित हो गए हैं, बाकी जो है वह विलयन में ही हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इन दोनों का फार्मूला एक ही है लेकिन इनका कलर अलग अलग है। 1 मोल COCl3 4NH3 हरा कलर है, 1 मोल COCl3 4NH3 बैगनी कलर है। दोनों में सिल्वर नाइट्रेट विलयन आधिक्य में डालने पर 1 मोल AgCl यह भी देता है और 1 मोल AgCl यह भी देता है। इनमें क्या डिफरेंस है? तो इनमें जो है केवल समावयता का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है केवल समावयता का डिफरेंस होता है, अर्थात यह दोनों यौगिक जो हैं आइसोमर कहलाते हैं। दोनों यौगिक हरा और बैगनी कलर है, यह दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, उपरोक्त प्रेक्षणों तथा इन यौगिकों के विलयन के चालकता मापन के परिणामों को, ठीक है, तो जो भी प्रेक्षण किया गया और जो भी आप देख रहे हैं कंपाउंड बना है इसका चालकता मापा गया। उपरोक्त प्रेक्षणों तथा इन यौगिकों के विलयन, जो यह यौगिक कंपाउंड बने हैं, इन कंपाउंडों के विलयन के, इन यौगिकों के विलयन के चालकता को नापा गया, कंडक्टिविटी का मापन किया गया। ठीक है, और कंडक्टिविटी चालकता के मापन करने के बाद जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, ठीक है, को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उपरोक्त प्रेक्षणों तथा इन यौगिकों के विलयनों के चालकता मापन के परिणामों को, जो रिजल्ट है, निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाया जा सकता है। कैसे आप समझाएंगे इसको? तो पहला है, अभिक्रिया की अवधि में कुल मिलाकर 6 समूह कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए माने जाएं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि जो प्रेक्षण है और यौगिक के विलयन की जो चालकता मापन पे जो परिणाम आया है,
तो उसको आप कैसे समझाएंगे? तो उसको समझाने के लिए पहला जो है आप बताएंगे कि अभिक्रिया अवधि में कुल मिलाकर जो 6 समूह हैं वह कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए माने जाएं। ठीक है, अभिक्रिया की अवधि में कुल मिलाकर 6 समूह, ठीक है, वह 6 समूह क्लोराइड आयन या अमोनिया अणु अथवा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो 6 समूह जो हैं वह कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए माने जाएं। वो 6 समूह किससे जुड़े होंगे? कोबाल्ट आयन से जुड़े होंगे। ठीक है, देखें ध्यान से, इसमें देखें यहाँ पर 6 अमोनिया है और 3 Cl है। ठीक है, यहाँ पे 9 है, यह आपका कोबाल्ट है, तो 9 में से 3 मोल जो है निकल जा रहा है, 3 AgCl निकल जा रहा है, तो 3 Cl निकल गया तो 6 अमोनिया अणु बचे। इसमें से आप देखें 5 NH3 और 3 Cl 8 हैं, 8 में से 2 मोल AgCl निकल गया तो 6 बचा यहाँ पर। इसमें देखें 4 NH3 और 3 Cl है, तो 3 और 4 7 हो गए। ठीक है, 4 और 3 7 में से 1 निकल गया तो 6 बचा यहाँ पर। और इसमें भी आप देखें 4 3 7 है, इसमें से 1 निकल गया तो 6 बचा। ठीक है, तो इस तरह से CO को कितने कोबाल्ट आयन को जुड़े हुए हैं? 6 समूह हैं। इसमें भी 6 हैं क्योंकि 6 3 9 है, लेकिन 3 निकल गया है तो 6 बच गया। 5 3 8 है, 2 निकल गया 6 बच गया। इसमें 4 3 7 है, 1 निकल गया 6 हो गया। 4 3 7 है, 1 निकल गया 6 हो गया। इस तरह आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया की अवधि में कुल मिलाकर 6 समूह कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए माने जाएं। नंबर 2, यौगिकों को सारणी 9.1 के अनुसार, देखें यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है 9.1। ठीक है, यौगिकों को सारणी 9.1 में दर्शाए अनुसार सूत्रित किया जाए। जो टेबल 9.1 में यौगिक के सूत्र दिए गए हैं उसके अनुसार उनको दर्शाया जाए, जिनमें गुरु कोष्ठक, ठीक है, जिनमें गुरु कोष्ठक, देखें ध्यान से, गुरु कोष्ठक मतलब बड़ा कोष्ठक। ठीक है, जिनमें गुरु कोष्ठक में दर्शाए परमाणुओं की एकल सत्ता है जो अभिक्रिया की परिस्थिति में वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में आप ध्यान से देखें तो जो गुरु कोष्ठक में लिखे गए हैं, जो बड़े कोष्ठक में लिखे गए हैं, उनकी क्या है? एकल सत्ता है और वह अभिक्रिया के दौरान टूटते नहीं हैं। जैसे यह पहला देखें, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह पीला कलर है। ठीक है, यह कौन सा है? पहला वाला है। पहला वाला जो यह था आपका 1 मोल COCl3.6NH3 पीला कलर। ठीक है, इसमें जब आप सिल्वर नाइट्रेट डाले हैं तो 3 मोल AgCl देता है। ठीक है ना, 3 मोल AgCl देता है, अर्थात 3 Cl आयन निकलते हैं, 3 Cl। ठीक है, देखें ध्यान से, यह रंग पीला है, यह पहला वाला है CONH3, ठीक है, 6 3 + 3 Cl माइनस। ठीक है, और 1:3 विद्युत अपघट्य, जो विलयन चालकता में संबंध आ रहा है वह 1:3 का आ रहा है। 3 मोल जो है आप देख रहे हो AgCl देता है, तो 1:3 विद्युत अपघट्य का अनुपात आ रहा है। इसमें कितना आता है? 2 मोल AgCl, तो 1:2 विद्युत अपघट्य अनुपात आ रहा है। और अगले वाले में 1 मोल AgCl आ रहा है, तो 1:1 विद्युत अपघट्य का अनुपात आ रहा है। और फिर नेक्स्ट जो है 1:1 का है, जिसमें 1 मोल AgCl आ रहा है। पहला जो है आपका पीला कलर है, उसके बाद है नील लोहित बैगनी कलर, उसके बाद हरा है और लास्ट में बैगनी है। ठीक है, पहला पीला, फिर नील लोहित, फिर है आपका हरा, फिर लास्ट में बैगनी है। पहले वाले में 3 मोल AgCl, ठीक है, 3 Cl निकल रहे हैं। दूसरे में 2 मोल AgCl अर्थात 2 Cl निकल रहे हैं। और तीसरे और चौथे में जो है 1 मोल AgCl अर्थात 1 Cl निकल रहा है। ठीक है, जो आपका कोबाल्ट है उससे 6 समूह कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए हैं। कोबाल्ट आयन से कितने समूह जुड़े हैं? 6 समूह जुड़े हैं, जो
क्लोराइड आयन हो सकते हैं या अमोनिया अणु हो सकते हैं अथवा दोनों हो सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोबाल्ट से जुड़े हुए 6 अणु अमोनिया के हैं केवल। इसमें जो है कोबाल्ट से जुड़े हुए 1 Cl है और 5 अमोनिया है, 2 Cl है 4 अमोनिया है, 2 Cl है 4 अमोनिया है, अर्थात इसमें आप देख रहे हो कि 6 है। ठीक है, कोबाल्ट को घेरे हुए कितने हैं? 6 लोग हैं। और यह अलग नहीं होते हैं और इनको एक गुरु कोष्टक में, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, सब में आप देख रहे हैं बड़े कोष्टक में इनको लिखा गया है। ठीक है, तो यौगिक को सारणी 9.1 में दर्शाए गए अनुसार सूत्रित किया जाए, जिनमें गुरु कोष्टक में दर्शाए गए परमाणुओं को एकल सत्ता है। जो गुरु कोष्टक में दिखाए गए हैं वह एकल सत्ता हैं, जो अभिक्रिया की परिस्थिति में टूटते नहीं हैं, वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, बर्नर ने धातु आयन से सीधे जुड़े समूहों की संख्या को द्वितीयक संयोजकता नाम दिया। ठीक है, बर्नर ने धातु आयन से, ठीक है, धातु आयन से सीधे जुड़े हुए समूहों की संख्या को द्वितीयक संयोजकता नाम दिया। यह आपका कोबाल्ट धातु आयन है, इससे सीधे डायरेक्ट रूप में जितने समूह जुड़े होंगे सब क्या कहलाएंगे? द्वितीयक संयोजकता कहलाएंगे। तो कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता यहाँ पर कितनी होगी? 6 होगी। इन सभी उदाहरणों में कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता 6 है। यहाँ अमोनिया के 6 अणु हैं, इसके कारण है 6। यहाँ पर अमोनिया के 5 अणु हैं और 1 Cl है, तो 6 इसके कारण हुआ। 4 अमोनिया और 2 Cl, तो 6 कोबाल्ट का हुआ। 4 अमोनिया और 2 Cl मिलकर 6 कोबाल्ट का हुआ। ठीक है, तो इस तरह से बर्नर ने धातु आयन से सीधे जुड़े समूहों की संख्या को द्वितीयक संयोजकता नाम दिया। ठीक है, तो इन सभी उदाहरण में धातु की द्वितीयक संयोजकता कितनी है? 6 है। ठीक है, अगर आधुनिक सूत्रीकरण की बात किया जाए तो स्पेस में, दिक् स्थान व्यवस्था में समन्वय बहुफलक कहते हैं। ठीक है, समन्वय बहुफलक कहेंगे, और जो गुरु कोष्टक में लिखा होगा उसको संकुल कहेंगे। ठीक है, यह जो बड़े कोष्टक में लिखा है इसी को क्या कहते हैं? संकुल कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो बाहर लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रति आयन कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, आधुनिक सूत्रीकरण में इस प्रकार का दिक् स्थान व्यवस्थाओं को, स्पेस में जो ओरिएंटेशन होता है उसको समन्वय बहुफलक कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। और गुरु कोष्टक में लिखी स्पीशीज संकुल कहलाती है, कॉम्प्लेक्स कहलाती है, तथा गुरु कोष्टक के बाहर लिखे आयन को प्रति आयन कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, तो यह आपके कॉम्प्लेक्स हैं जो बड़े कोष्टक में लिखे गए हैं, और यह इसके काउंटर आयन हुए। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ समझाया गया सिद्धांत के बारे में। अब आइए बर्नर ने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें कही थी उसको ध्यान से समझते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि सारणी 9.1 में अंतिम 2 यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र सेम हैं। जैसे यह अंतिम वाले जो हैं, ठीक है, यह है आपका COCl2NH3 बड़े कोष्टक में Cl माइनस, COCl2NH3 बड़े कोष्टक में Cl माइनस, इन दोनों का सूत्र क्या है? सेम है। ठीक है, तो अंतिम 2 यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र COCl3 समान है, परंतु गुणधर्म भिन्न है। एक का हरा कलर है, एक का बैगनी कलर है। गुणधर्म क्या है? भिन्न है। ऐसे यौगिक समवाय कहलाते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए समझते हैं बर्नर के सिद्धांत के बारे में। बर्नर ने क्या बातें कही थी? बर्नर ने 1898 में उपसंचयन यौगिकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, बर्नर ने 1898 में उपसंचयन यौगिकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। उन्होंने मेन पॉइंट्स अपने थियरी में क्या कहा? पहली बात उन्होंने कहा कि उपसंचयन यौगिकों में धातुओं की 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं। उपसंचयन यौगिकों में जो धातुएं हैं वह 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती हैं, प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता। यह पहली बात उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि उपसंचयन यौगिकों में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक। ठीक है, दूसरी बात,
प्राथमिक संयुक्ताएं सामान्य रूप से आयनीय होती हैं। जो प्राथमिक संयुक्ता होती हैं वह आयनीय होती हैं, आयोनाइज होता है, वह टूट जाती हैं आयन के रूप में, ठीक है। तथा ऋणायन आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। वह किसके द्वारा संतुष्ट होंगी? ऋण आयन के द्वारा वह अलग होंगी। तो प्राथमिक संयुक्ताएं सामान्य रूप से आयनाइजेबल होती हैं, आयनीय होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयुक्ता अनआयनीय होती हैं, ठीक है। जो द्वितीयक संयुक्ता होती है वह नॉन आयनिक होती हैं, वो आयनों के रूप में नहीं टूटती हैं। ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। तो जो द्वितीयक संयुक्ता होती है वह अनआयनीय है और यह उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयन द्वारा संतुष्ट होती है, ठीक है। द्वितीयक संयुक्ता उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। जो द्वितीयक संयुक्ता होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, वह कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है तथा इसका मान किसी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है। तो जो द्वितीयक संयुक्ता है वह उपसंयोजन संख्या के बराबर होगी और इसका मान जो है किसी भी धातु के लिए सामान्यतः क्या होगा? निश्चित होता है, फिक्स होता है। धातु से द्वितीयक संयुक्ता से आबंधित आयन समूह, ठीक है। धातु से द्वितीयक संयुक्ता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसंयोजन संख्या के अनुरूप, ठीक है, दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो धातु से द्वितीयक संयुक्ता से, अर्थात जो गुरु कोष्टक में लिखे रहते हैं, धातु से बड़े कोष्टक में जो लोग जुड़े हुए हैं वह स्पेस में, ठीक है, दिक् स्थान में विभिन्न उपसंयोजन संख्या के अनुरूप व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। तो 1898 में बर्नर ने उपसंयोजन यौगिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि उपसंयोजन यौगिकों की धातुएं दो प्रकार की संयुक्ता दर्शाती हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक संयुक्ता सामान्य रूप से आयनीय होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयुक्ता अनायनीय होती हैं, यह उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयुक्ता उपसंयोजन संख्या के बराबर होती हैं तथा इसका मान किसी धातु के लिए समानतः निश्चित होता है। धातु के से द्वितीयक संयुक्ता से आबंधित आयन, ठीक है, धातु से द्वितीयक संयुक्ता से आबंधित आयन विभिन्न उपसंयोजन संख्या के अनुरूप स्पेस में, दिक् स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो यह चार बातें जो हैं बर्नर ने 1898 में उपसंयोजन यौगिक के सिद्धांत में बताई थी, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से। आधुनिक सूत्रीकरण में इस प्रकार की दिक् स्थान व्यवस्थाओं को, जो स्पेशियल व्यवस्था है, स्पेस में अरेंजमेंट जो है, समन्वय बहुफलक कहते हैं। आधुनिक सूत्रीकरण में इस प्रकार की दिक् स्थान व्यवस्थाओं को समन्वय बहुफलक कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। और गुरु कोष्टक में लिखी स्पीशीज संकुल कहलाती है, कॉम्प्लेक्स कहलाती है तथा गुरु कोष्टक के बाहर लिखे आयन को प्रति आयन, काउंटर आयन कहते हैं, ठीक है। तो अगर उदाहरण में देखें तो यह आपका पहला उदाहरण लें, तो यह आप बड़ा कोष्टक देख रहे हैं, गुरु कोष्टक। तो यह गुरु कोष्टक में जो लिखे हैं इनको हम संकुल कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और यह बाहर जो Cl लिखा है, Cl माइनस, यह काउंटर आयन हुआ, प्रति आयन हुआ, ठीक है। यह आपकी प्राथमिक संयुक्ता को बताएगा और इसके अंदर वाले जो हैं यह द्वितीयक संयुक्ता को बताते हैं, ठीक है। द्वितीयक संयुक्ता जो है अनआयनीय होती है, यह टूटने वाले नहीं होते हैं, जबकि प्राथमिक संयुक्ता आयनीय होती है, यह टूट के अलग हो जाते हैं, ठीक है। आइए आगे देखें ध्यान से। उन्होंने यह भी धारणा दी कि संक्रमण तत्वों के समन्वय यौगिकों में सामान्यतः अष्टफलकी, चतुष्फलकी व वर्ग समतली ज्यामितियां पाई जाती हैं, ठीक है। बर्नर ने ज्योमेट्री के बारे में भी बताया। उन्होंने यह अभिधारणा दी कि संक्रमण तत्वों के जो समन्वय यौगिक हैं, ठीक है, संक्रमण तत्वों के समन्वय यौगिकों में सामान्यतः अष्टफलकी, चतुष्फलकी और वर्ग समतली ज्यामिति पाई जाती है। इस प्रकार
CONH3 6 3+, COClNH3 5 2+, तथा COCl2 NH3 4+ की ज्यामितियां जो हैं अष्टफलकीय हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्रिकल शेप होगा, वह अष्टफलकीय होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। जबकि NiCO4 और PtCl4 2-, NiCO4 का स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय है और PtCl4 2- का स्ट्रक्चर वर्ग समतली है। ठीक है, तो यह बातें उन्होंने अपने अवधारणा में बताई थी। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह आपका क्वेश्चन है 9.1। जली विलयन में किए गए निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता बताइए। तो आपको द्वितीयक संयोजकता बताना है। ध्यान से देखें, यह आपके सूत्र दिए गए हैं 5, और आधिक्य में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या। ठीक है, तो AgCl के मोलों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर AgCl कितने निकल रहे हैं। तो पहला आपका है सूत्र PdCl2 4NH3, PdCl2 4NH3। इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालने पर 2 मोल AgCl निकलता है। तो इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं 4 NH3 है और 2 Cl है, टोटल कितने हैं, 6 हैं, जिसमें से 2 AgCl के रूप में निकल जा रहे हैं। तो बच गए कितने, 6 - 2 4। तो इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है NiCl2 6H2O, तो इसमें टोटल है 6H2O 2 Cl, मतलब 8। AgNO3 डालने पर कितने AgCl बाहर हो रहे हैं, 2। तो 8 - 2 कितने बच गए, 6। द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, 6। थर्ड देखते हैं, इसमें देखें PtCl4 2HCl, तो 2HCl और Cl4 कितने हो गए, 6। और 6 में से कितने AgCl निकल रहे हैं, 0। इसका मतलब 6 इसकी द्वितीयक संयोजकता हो गई तीसरे का। चौथा देखें COCl3 4NH3, इसमें कितने हैं, 4NH3 और Cl3, 4 3 7 हो गए। 7 से कितने AgCl निकलते हैं, 1 AgCl, तो 7 - 1 कितने हो गए, 6। अर्थात इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, 6। ठीक है, PtCl2 2NH3 में देखते हैं, तो 2NH3 और Cl2 कितने हो गए, 4। और 4 से कितने AgCl आते हैं बाहर, AgNO3 मिलाने पर 0। अर्थात इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है किसी भी सूत्र से AgCl नंबर पता होने पर आप सेकेंडरी वैलेंसी को आप बता सकते हैं, द्वितीयक संयोजकता को बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक छोटी सी हेडिंग है, द्वि लवण और संकुल में अंतर क्या होता है। अगर पूछा जाए आपसे डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, अगर मोटी मोटा कहा जाए तो जो डबल साल्ट होते हैं, ठीक है, उनको जली विलयन में वो आयन के रूप में टूट जाते हैं। डबल साल्ट जो होते हैं वे जल में पूर्ण रूप से आयनों के रूप में वियोजित हो जाते हैं, जबकि संकुल जो होते हैं वह आयन के रूप में वियोजित नहीं होते हैं। यह मेन डिफरेंस है, देखें ध्यान से। द्वि लवण तथा संकुल दोनों ही 2 या अधिक इससे अधिक अस्थायी यौगिकों के रस समीकरणमितीय अनुपात में संगठित होने से बनते हैं। ठीक है, तो चाहे डबल साल्ट हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, द्वि लवण तथा संकुल दोनों ही 2 या इससे अधिक अस्थायी यौगिकों के रस समीकरणमितीय अनुपात में संगठित होने से बनते हैं। ठीक है, ये भिन्न है क्योंकि द्वि लवण जैसे कि कार्नेलाइट KCl-MgCl2 6H2O, मोर लवण FeSO4.NH4 2SO4.6H2O, पोटास फिटकरी KAlSO4 12H2O आदि जल में पूर्ण रूप से कंप्लीटली साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी डबल साल्ट हैं वे जल में पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, परंतु K4FeCN6 में उपस्थित जो कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4- संकुल आयन जो है वह आयरन आयन में Fe2+ तथा Cn- आयन में वियोजित नहीं होता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वे आयन में वियोजित नहीं होते हैं, जबकि जो द्वि लवण होते हैं, डबल साल्ट होते हैं, वे जल में आयन में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो यह मेन डिफरेंस होता है द्वि लवण और संकुल में।
ठीक है। लेकिन दोनों में समानता क्या है कि दोनों जो हैं वह अस्थाई यौगिकों के रस समीकरण मिति अनुपात में संगठित होने से बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता आपके चैनल में, अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।